करते हैं तो एक प्लानिंग कमीशन एक टॉपिक है। स्वास्थ्य एक सकारात्मक कल्याण की दशा है जिसमें व्यक्ति मानसिक तथा शारीरिक क्षमताओं का सामंजस्यपूर्ण ढंग से विकास करके जीवन की पूर्ण समृद्धता तथा पूर्णता का आनंद लेता है। इसका तात्पर्य व्यक्ति का संपूर्ण पर्यावरण, भौतिक तथा सामाजिक संयोजन से है। तो जैसा कि आपने पहले भी पता है आपको कि पूरी जो हेल्थ है वो हमारी मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, सोशल वेलबींग से रिलेटेड है। तो वो वही कहना चाहते हैं कि स्वास्थ्य एक सकारात्मक कल्याण की दशा है जिसमें मानसिक, शारीरिक क्षमताओं का सामंजस्यपूर्ण ढंग से विकास किया जाता है। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कहता है? WHO, स्वास्थ्य केवल रोगों अथवा अपंगुता की अनुपस्थिति ही नहीं है बल्कि यह एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण की स्थिति है। यदि हम ऊपर लिखित परिभाषाओं का विश्लेषण करें तो स्वास्थ्य की निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट हो जाती हैं। स्वस्थ व्यक्ति रोग से रहित होता है। ठीक है, डिजीज फ्री होता है। स्वस्थ स्थिति दशाएं स्वस्थ व्यक्ति का निर्माण करती हैं। ठीक, स्वस्थ व्यक्ति के व्यक्तित्व में समरूपता तथा सामंजस्यता होती है। स्वस्थ व्यक्ति में जैविकीय, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक क्षमताओं का समुचित समन्वय होता है। ठीक है, तो स्वस्थ व्यक्ति कैसा होता है? ये WHO की डेफिनेशन है कि रोग नहीं होगा, सारी दशाएं स्वस्थ होंगी, समरूपता होगी व्यक्तित्व में, सामंजस्यता होगी, जैविकीय, मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोलॉजिकल, सोशल, उसके अंदर अच्छा समन्वय होगा। स्वास्थ्य के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी क्षमताएं सम्मिलित होती हैं। व्यक्तित्व स्वास्थ्य पर पारिवारिक तथा सामुदायिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है तथा व्यक्तिगत स्वास्थ्य का पारिवारिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो सामुदायिक मतलब जो सोशल वेलबींग है और जो अपनी फैमिली वेलबींग है, दोनों का वाइस वर्सा प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है कि आपका पर्यावरण कैसा है, आप किस पर्यावरण में रह रहे हैं, तो वो भी तो स्वस्थ होना चाहिए। अगर बाहर मोहल्ले में बहुत क्लेश हो रहा हो, आए दिन गालियां दे रहे हो, तो आप अंदर रह के कितने दिन स्वस्थ रह पाएंगे? बाहर रोड पर कचरा पड़ा हो, बहुत ज्यादा हाइजीनिकली बहुत अच्छा ना हो, तो मच्छर भी तो आपके अंदर आएंगे अगर बहुत सारा कचरा है। और अगर फैमिली हेल्थ अच्छी नहीं है तो बाहर बुरा बर्ताव सामने आएगा और बाहर भी अच्छा हेल्थ नहीं दिखेगी। स्वास्थ्य का तात्पर्य शरीर तथा मन दोनों से है, अर्थात दोनों ही स्वस्थ रखने की आवश्यकता है। तो पिछले हम लोगों ने लास्ट काफी बार ये डिस्कस किया था कि यथा मन जैसे एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। अंडरलाइन भी कराई थी मैंने। हाँ, तो अगर मेंटल हेल्थ अच्छी है तो फिजिकल हेल्थ अच्छी है, फिजिकल हेल्थ अच्छी है तो मेंटल हेल्थ अच्छी है। हाँ, अगर कोई स्वस्थ दिख रहा है इसका मतलब वो मानसिक रूप से फिट है। ठीक है, यह एक ऐसी दशा है जो स्थिर नहीं रहती परंतु व्यक्ति की अंतर्निहित एवं बाह्य शक्तियों में संतुलन बना रहता है यदि व्यक्ति अनावश्यक रूप से बाधा उत्पन्न ना करे। 9th नंबर पे क्या है? शरीर में आरोग्य रहने की, क्षतिपूर्ति करने की अभूतपूर्व क्षमता होती है। ये आप लोगों को पता है कि अपने आप में ही हम लोगों ने पहला कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था ना कि बॉडी इटसेल्फ हील करने की कोशिश करती है। नेचर इज अ ग्रेट फिजिशियन। हमारी बॉडी में इटसेल्फ हमारा इम्यून सिस्टम है जो उसको ठीक करने की कोशिश करता है। तो आरोग्य की जो है वो अंदर से ही है। आरोग्यता, हमारा शरीर आप एज इट इज छोड़ दीजिए तो वो ठीक करने की कोशिश करेगा, पर हम उसको समझ पाए और उसको उस तरह का कंफर्ट जोन दे पाए, उस तरह का माहौल दे पाए, मतलब प्राकृतिक अवस्थाएं, दशाएं दे पाए। तो जब हम समझ जाएंगे आगे आने वाले टाइम में कि ये बीमारी इस तरीके से ठीक होती है। एक्यूट डिजीज है, तीव्र रोग है, अगर हम कुछ ना खाएं तो वायरल इन्फेक्शन जाएगा। उसके ऊपर हमें काढ़ा पीना है, पानी ज्यादा बढ़ाना है, बॉइल्ड पानी पीना है। हाँ, तो ये सारी दशाएं हैं जो हमारे को और स्वस्थ करती हैं। स्वस्थ का तात्पर्य भौतिक तथा सामाजिक पर्यावरण से पूर्ण सामंजन है। ठीक, तो मतलब फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट से आपको तालमेल बनाना पड़ेगा जिससे आप और अधिक स्वस्थ रह पाएंगे। आप सोचें कि आप घर ही घर में रहें, अपने अपने आपस में रहें और आप बाहर ना निकलें तो भी आप बहुत अच्छे से स्वस्थ नहीं रह पाएंगे।
प्राकृतिक चिकित्सा में स्वस्थ मनुष्य की विशेषताएं। प्राकृतिक चिकित्सा का विचार है कि पूर्ण स्वस्थ मनुष्य में सभी शारीरिक क्रियाएं सुगमता से होती रहें, भोजन ठीक प्रकार से पचता रहे, उसका मल का निष्कासन समय अनुसार होता रहे, उसे भूख लगती रहे, प्राकृतिक भोजन से तृप्ति प्राप्त हो, खाने के पश्चात भारीपन ना लगे, प्यास लगने पर केवल पानी की इच्छा हो, पेशाब करने पे कोई कष्ट ना हो, वह ना तो गर्म होता है और ना किसी दोष से पूर्ण होता है। तो मोटी तौर पे हमने बहुत बार आप लोगों से एक स्वस्थ व्यक्ति के 3 खास खूबियां बात की है। तो कोई बताएगा इसमें से? पुराने लोग भी हैं, नए लोग भी हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के पहचान के लिए 3 ऐसी कौन सी चीजें हैं जो निर्धारित करती हैं कि यह व्यक्ति स्वस्थ है? 3 बताएं। कुछ भी पूछे ना, बस सुनते रहिए, ऐसा थोड़ी होता है। अभी हमें थोड़ी थोड़ी आवाज सुननी है भाई, तो कुछ भी आंसर दीजिए, जो समझ में आ रहा है वो आंसर दीजिए। 3 ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो ये बताएंगी कि ये व्यक्ति स्वस्थ है? और अगर मेरी सारी क्लास ध्यान से सुन रहे हैं बताइए हेमंत जी। जी मैम नमस्ते। हाँ जी। तो भूख लगना, दूसरा खाने हाँ। का पाचन होना, और तीसरा हाँ। पचित भोजन का निष्कासन। ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, बट से होता हाँ। है। ठीक है, हेमंत जी का कहना है डाइजेशन अच्छा हो, एसिमिलेशन अच्छा हो और एक्सक्रीशन अच्छा हो, मतलब खाना पचे सही से, खाने का पोषण अच्छा हो, एब्जॉर्प्शन अच्छा हो और खाना बाहर जितना भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन से पूरी तरह मल निकल जाए, ऐसा उनका कहना है। और बताइए, एक ही चीज तीनों चीजों से जुड़ी हुई है, मतलब सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम पे बात हुई। 3 ऐसे पॉइंट लिख लीजिएगा, 3 ऐसे पॉइंट जो ये बताते हैं कि व्यक्ति स्वस्थ है। और लोग बताएं। सरोज, प्रतिमा जी, देवेंद्र जी, कुछ सोच के बताइए। हेमंत जी का आंसर ठीक है, पर और ठीक हो सकता है। जी मैम हो सकता है क्या? ये शारीरिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य। नहीं, वो तो अभी पढ़ेंगे, वो दूर है, मैं वो नहीं पूछ रही हूँ, वो अभी पढ़ेंगे। हाँ सरोज बताएं। अगर सारे क्लास सिंसियरली सुने हैं तो ये मैं बोल चुकी हूँ कई बार। स्वस्थ व्यक्ति वो है जिसको भूख खुल के लगती हो, कड़क भूख लगती हो, उसको कुछ भी दे दो खा लेगा। उसको ये नहीं आज अचार नहीं दिया, आज पापड़ नहीं दिया, मुझे लौकी नहीं पसंद, मुझे भिंडी नहीं पसंद, कुछ भी दे दीजिए खाएगा वो। कुड़कुड़ा के इतनी तेज जठरक नहीं होगी, भूख लग रही होगी तो उसको सूखी रोटी दे दीजिए, उसको हजम होगी। हाँ, और स्वस्थ व्यक्ति की पहचान ये है कि उसको नींद अपनी स्वाभाविक रूप से अपने समय पर आ जाती हो, वो बैठा हो तो भी सो जाए, ऐसा उसका नींद का हिसाब किताब होना चाहिए। उसके लिए बहुत कूजी सा बेड हो, शांति हो, सब कुछ बंद हो, फ्रेग्रेंस हो, ऐसा नहीं है। और तीसरा क्या है, उसका पेट सुबह स्वाभाविक रूप से साफ होता हो। तो जो हेमंत जी ने बताया वो एक ही बात हुई, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की सिर्फ, है ना। तो भोजन, भूख, एक दोहा है ना, भूख ना देखे सूखी रोटी और नींद ना जाने टूटी खाट, ऐसा करके, याद नहीं मुझे तो भूख खुल के लगती हो, नींद स्वाभाविक रूप से आती हो और पेट स्वाभाविक रूप से अपने आप साफ होता हो। ये 3 क्राइटेरियाज जो हैं वो एक स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण हैं। चलिए आगे बढ़ती हूँ। बाकी तो वो ठीक है, यूरिन का फ्लो अच्छा हो, पेन ना हो, सब चीजें हैं, पर इसमें ये सारी चीजें कवर हो जाती हैं।
मल ना अधिक पतला हो, ना सख्त हो, काली गांठ की शक्ल में ना हो, स्वस्थ शरीर में कोई दुर्गंध नहीं आती, त्वचा नम होती है तथा स्पर्श में हल्की, गर्म तथा कोमल होती है। स्वस्थ शरीर में फेफड़े अपना काम बिना किसी कठिनाई से पूरा करते हैं। मुंह खुला होना तथा मुंह से श्वास लेना रोग का लक्षण है। श्रम करने पर थकान लगती है और विश्राम करने पर थकान दूर हो जाती है। नींद गहरी तथा पर्याप्त आती है। स्वस्थ व्यक्ति जागने पर प्रसन्न बदन तथा आत्म तृप्त होता है। स्वस्थ व्यक्ति कोई गंभीर मानसिक क्लेश होने पर रोकर शीघ्र हल्का हो जाता है। स्वस्थ शरीर में सिर औसतन आकार का होता है, गर्दन गोल होती है, ना अधिक छोटी ना अधिक लंबी होती है, छाती धनुषाकार होती है, सिर ना तो आगे की ओर निकला हुआ होता है ना धड़ नीचे की ओर लंबा होता है, मस्तक चौरस चर्बी की गद्दी रहित, आंखें विशाल तनाव रहित, मुंह बंद, चेहरा अंडाकार, पैर सीधे तथा गठीले होते हैं, चेहरे पर ताजगी होती है। ठीक है, तो ये है, पर ये जेनेटिकली भी डिजाइन होता है, जैसे पेरेंट्स होते हैं उसी हिसाब से बच्चे होते हैं। तो बहुत ही बड़ी ऐसे डिफॉर्मिटी नहीं दिखनी चाहिए। बाकी सारे लोग अलग अलग होंगे, कंधे किसी के थोड़े झुके हैं, कोई स्ट्रेट है, कोई कैसे है, फिर उसी तरह उनके चलने का अंदाज होगा। स्वास्थ्य के अंग क्या है? यदि हम विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO की परिभाषा का अवलोकन करें तो ज्ञात होता है कि स्वास्थ्य के 3 प्रमुख बिंदु हैं: शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ, सामाजिक। योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा चौथे अंग को भी विशेष महत्व देती है, वो है आध्यात्मिक स्वास्थ्य मतलब स्पिरिचुअल हेल्थ। तो अभी 4 हेल्थ के पैरामीटर्स हो गए, एक फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल। अगर चारों में से एक भी पलड़ा कमजोर है तो व्यक्ति वो ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है, और उसको हम लोग जज नहीं कर पाते हैं, उसको हम लोग ध्यान भी नहीं देते हैं। हम लोगों को लगता है कि ऑल्दो गट हेल्थ मतलब पेट की शुद्धि जरूरी है, किसी को कब्ज है तो उसका मन थोड़ा विक्षिप्त रहेगा, हाँ, उसका मन पूजा पाठ में नहीं लगेगा, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, उसका मन नहीं लगेगा कि वो सोशली किसी के यहाँ बुलाया गया है तो जाए और लोगों से इंटरेक्ट करे, कहीं चाय पी करके आए, नहीं मन लगेगा। लेकिन अगर हम अपार्ट फ्रॉम दिस इसको छोड़ दें कि किसी का पेट साफ हो रहा है, फिर भी उसको अगर बहुत अच्छे से सलीके से वो किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है तो भी वो सोशल अनहेल्दी है, वो किसी भी बात पे शाउट कर देता है, सोशल अनहेल्दी है, वो ईश्वर को कनेक्ट नहीं करता है, स्पिरिचुअल अनहेल्दी है। मतलब स्पिरिचुअल कनेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप मंदिर जाओ, दिया जलाओ या पूजा करो तभी मानेंगे सोशली स्पिरिचुअल हेल्दी है। स्पिरिचुअल हेल्दी व्यक्ति समझ रहे हैं ना, स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता किसी के अंदर हो, उसका मतलब मंदिर जाना करता ही नहीं है। ठीक है, कोई व्यक्ति मंदिर ना जाते हुए भी ऑप्टिमिस्टिक आशावादी दृष्टिकोण रख सकता है और कंप्लीट सरेंडर फ्रेम में होता है कि उसके ऊपर भी एक कोई प्राकृतिक शक्ति है, ईश्वर है जो उसको चला रहा है, सारी चीजें चलायमान है। ठीक है, तो नतमस्तक होना किसी सुप्रीम पावर की तरफ, वो है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये इससे थोड़े ऊपर की बात है। शारीरिक स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य से तात्पर्य शारीरिक क्रियाओं की समानता तथा शारीरिक तंत्रों की सामान्य कार्यात्मकता से होता है। यदि सामान्य रूप से शरीर के बाह्य तथा आंतरिक कार्य करते रहते हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा माना जाता है। सामान्य रूप से शारीरिक स्वास्थ्य के निम्न लक्षण हैं: अच्छा चेहरा, भरा चेहरा, चेहरे पर सामान्य चमक तथा लालिमा ना। या आप जो है अपने, एक बार ध्यान से सुन लीजिए, अपने मन से भी लिख सकते हैं, सभी को पता है। अब ठीक है, कोई बहुत सुंदर है, कोई कम सुंदर है, पर जो मुस्कुराएगा, जो चमकता हुआ दिखेगा, जो खिलखिलाएगा, वही सुंदर दिखेगा। होंगे लाख आप सुंदर, मुंह बना के ऐसे घुन्न करके बैठे हुए कहीं ना,
ना किसी से सुन रहे हैं, ना कोई अपने अपने उसमें बैठे हुए हैं, तो फिर क्या ही अच्छा लगेगा व्यक्ति। हाँ, तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ अजीब लिख दिया है, ये आप सबको पता है कि आप नॉर्मल किसी को, बच्चे को देखते हैं हंसता हुआ, बड़ा अच्छा लगता है। कोई ग्रीट करके आपसे मिलता है, आपको बड़ा अच्छा लगता है। तो अच्छा चेहरा, भरा चेहरा, चेहरे पर सामान्य चमक, लालिमा, तो बहुत प्रेशर मत डालिए कि इसको याद करना है, इसको प्यार से समझ लीजिए और आए तो लिख लीजिएगा। साफ सुथरी त्वचा, अपने आप में हेल्दी स्किन अच्छी लगती है। चमकीली आंखें, आंखों में लावण्य, हाँ, उदास बैठे हुए, आंखें लाल हैं, देख ही नहीं रहे, बात ही नहीं कर रहे कोई, हाँ, तो सुगठित शरीर, सामान्य मलमूत्र निष्कासन, शारीरिक अंगों के कार्यों में समरूपता व समन्वय, सामान्य थकान, मतलब थकान होना स्वाभाविक है, तनाव होना स्वाभाविक है, एक ऑप्टिमम लेवल का, है ना। अगर ऑप्टिमम लेवल का तनाव नहीं होगा तो क्या होगा, कछुए हो जाएंगे, निष्क्रिय पड़े रहेंगे, मतलब भर का काम कर लिया, हो गया। थोड़ा तनाव जरूरी है, थोड़ा तनाव आपको चलाएमान रखता है, पर जरूरत से ज्यादा तनाव आपको बीमार कर देता है। इसी तरह थोड़ी थकान स्वाभाविक है, क्योंकि दिन भर चले हैं, तो अब रिलैक्सेशन होगा। तो सामान्य थकान होनी चाहिए। विश्राम से नई ताजगी, उत्साह। अब विश्राम कर लिया भाई, उठो, 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा हो गया, तो विश्राम के बाद जब उठे तो चैतन्यता होनी चाहिए, ये सामान्य व्यक्ति का लक्षण है। पर फिर भी सुस्ती है, पहले भी सुस्ती थी, लेट लिए, रेस्ट कर लिया, फिर भी सुस्ती है, सुबह उठ रहे फिर भी सुस्ती है, इसका मतलब वो सामान्य नहीं है। प्रगाढ़ निद्रा, जब आप सोएं तो गहरी नींद सोएं, और ऐसा सोएं कि आपको सपने ना आए, आते हैं पर आप सुबह उठे तो आपको लगे सर भारी है, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे थे, क्या क्या सपने देख रहे थे। अगर रोज ऐसा हो रहा है तो आप प्रॉब्लम में हैं, तो आप मतलब गहरी नींद नहीं सोते। तो प्रगाढ़ निद्रा, सामान्य भार, ऑप्टिमम वेट से आप 2 किलो 3 किलो ज्यादा या 2 किलो 3 किलो कम होने चाहिए। अगर ऑप्टिमम वेट है आपका मान लीजिए 55 और आप पाए जा रहे हैं 85, तो कैसे होगा, तो वो व्यक्ति सामान्य शारीरिक स्वास्थ्य नहीं कैरी करता। लंबाई ऑप्टिमम होनी चाहिए, लेकिन लंबाई आपकी जेनेटिकली कवर होती है। हाँ, जेनेटिक्स, अगर माँ बाप आपके ऑन एन एवरेज हैं और आप उतनी हाइट तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आपको कंसर्न रखने की जरूरत है। इसी तरह मोटापा, किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट नहीं, तो ये शारीरिक स्वास्थ्य के लक्षण है। 1 सेकेंड। फिर मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो मानसिक स्वास्थ्य ये जैसे इसमें 11 पॉइंट लिखे हैं शारीरिक स्वास्थ्य के, तो आपको 10 लगभग आने चाहिए, और आप ऐसे ही बता सकते हैं नहीं, चेहरा, त्वचा, मन, बात, थकान, तनाव, सोते समय, और फिर उठे तो चैतन्यता के साथ उठे, ये सब हो गया। मानसिक तनाव, मानसिक स्वास्थ्य एक मानसिक स्थिति है जो व्यक्तित्व की संपूर्ण समन्वित क्रिया को दर्शाती है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। आत्मसम्मान भावना, आत्मसम्मान भावना मतलब आत्मसम्मान हर व्यक्ति का होता है, कोई भी व्यक्ति उसको बहुत हर्ट नहीं कर सकता, नुकसान नहीं पहुंचा सकता, गालियां नहीं दे सकता, होता है ना आत्मसम्मान, हर किसी का आत्मसम्मान है। तो मानसिक स्वास्थ्य जिसका अच्छा होगा उसको आप हर दिन प्रताड़ित नहीं कर सकते, हर दिन आप खराब नहीं बोल सकते, भले ही वो उतना एफिशिएंट ना हो, पर उसको बुरा लगने लगेगा, वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। तो आत्मसम्मान की भावना सबके अंदर होनी चाहिए। यथेष्ट सांवेगिकता, इसका तो मुझे हिंदी अभी नहीं एक्यूरेट दिख रही है, मैं थोड़ा सा देख लूंगी फिर समझा दूंगी। सांवेगिकता बहुत ही टिपिकल वर्ड लिखा हुआ है, अभी एक्सप्लेनेशन होगा तो देख लेंगे। यथेष्ट सुरक्षा और स्वतः स्फूर्ति, अपने अंदर एक अच्छी स्फूर्ति होनी चाहिए। यथेष्ट सुरक्षा मतलब अपने को सेफ फीलिंग की भावना होती है, जो मानसिक स्वास्थ्य से अच्छा होता है। अदरवाइज क्या होगा, इसका अपोजिट देखिए, लिखिए फियर। अगर डर बहुत ज्यादा है तो वो मेंटल इल पेशेंट है, हर वक्त डरता है वो व्यक्ति। हम वहां नहीं जाएंगे कुछ हो जाएगा, रास्ते में नहीं जाएंगे गिर जाएगा, हम गाड़ी नहीं चलाना सीखेंगे गिर जाएंगे, या हम मर जाएंगे, अननेसेसरी फियर होता है। तो इसका मतलब वो व्यक्ति मेंटली
हेल्दी नहीं है। और ऐसा बढ़ रहा है आजकल, मेडिसिन का इफेक्ट कह लीजिए या वाइब्रेशंस का इफेक्ट कह लीजिए या मोबाइल का इफेक्ट कह लीजिए। हमारे पास बहुत सारे यंग बच्चे आते हैं जो फियर एनर्जी है, सीढ़ियों से उतर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम गिर जाएंगे, मर जाएंगे, ऐसा फियर एनर्जी, हम कहीं पे भी हार्ट अटैक आ जाएगा ऐसा। तो यहाँ फिर हम उनको इस तरीके की सेशंस होते हैं हिप्नोथेरेपी के, वो देते हैं। स्वतः स्फूर्ति, अपने अंदर एक अलग ही ओज हो, जीने की चाह हो। आप लोग इस एज में, प्रतिमा जी हैं, इस उम्र में पढ़ रहे हैं, अपने आप में स्फूर्ति दर्शाती है कि हम नहीं क्लास करेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ समझेंगे, और नहीं करना है काम तो भी अपने लिए कुछ वक्त निकाल के अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए टाइम निकालना चाहिए। रोटियां तो बनी जाती हैं, सभी बना रहे, कितना देर लगता है खाना बनाने में। तो अगर हम समय के साथ अपना सेल्फ डेवलपमेंट नहीं करते हैं तो हम आने वाले टाइम में, हमने जीवन में क्या किया, समय के अनुसार व्यवहार। तो समय के अनुसार व्यवहार, जैसा समय हो वैसा व्यवहार करना। अगर समय के अकॉर्डिंग व्यवहार करना, जैसे आगे देखती हूँ मैं क्या समझाना चाह रहे हैं। स्वस्थ व्यक्ति किस तरह से व्यवहार करता है, अपनी कमियों का ज्ञान तथा स्वीकृति। ठीक, तो जो व्यक्ति समझ लेता है कि भाई मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, वो मेंटली हेल्दी है। अब इगोइस्टिक है, नहीं मान रहे हैं, अड़ियल टाइप के लोग होते हैं ना, तो हम ये नहीं कहते कि वो बहुत बीमार है, उनको इलाज की जरूरत है, पर उनको थोड़ा स्पेशल कैटेगरी में रखा जाता है। और दूसरा व्यक्ति उनके साथ रहने के लिए अपने मानसिक स्तर को और ऊपर कर लेता है कि भाई तुम ही जीते। ठीक है, तो ये जो मेंटली मानसिक स्वास्थ्य है, ये बहुत हद तक सब जगह बहुत अच्छा नहीं मिलेगा आपको। कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे कमजोर पड़ता है व्यक्ति, और इसके लिए बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिससे इसको हेल्दी किया जा सकता है, और इसको हर वक्त हेल्दी करना चाहिए। हम सब कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे मेंटल हेल्थ को वीक पाते हैं, हर व्यक्ति, क्योंकि ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है। और अगर हम इसको पहचान लें, जान लें, तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और हम इसको और अच्छा कर सकते हैं। प्रत्यक्षीकरण सही, हाँ, तो जो भी आप देख रहे हैं उसको सही रूप में देखना, निर्णय सही, ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, डिसीजन मेकिंग जो कैपेसिटी होती है वो मेंटल हेल्थ वालों की अच्छी होती है। बुद्धि ऑप्टिमम होती है, बुद्धि सबकी ऑप्टिमम मिलती है सबको ईश्वर से। कुछ लोग उसको स्टडी करके, सही तरीके से करके और अच्छा करते हैं। अपनी शक्ति और योग्यता का सही ज्ञान, ये भी नहीं होता है लोगों में। अपनी जो स्ट्रेंथ है कि मैं ये कर लूंगा, वो होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी का सही ज्ञान, मतलब हम में ये काबिलियत है और मैं ये कर पाऊंगी, नहीं होता, कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि हम ये कर पाएंगे। दूसरों के प्रति आदर और श्रद्धा भाव। मेंटल हेल्थ अच्छी होती है तो हम दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं, नहीं अच्छी होती है तो तू तड़ाक करते हैं, जवाब देते हैं, बड़ों को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। संगठित व्यक्तित्व, संगठित व्यक्तित्व क्या है कि संगठन की क्षमता है, सभी को साथ लेकर के चलने की क्षमता होती है। मेंटल हेल्थ जब अच्छी होती है, दृढ़ निश्चय, फिर्म डिटर्मिनेशन होता है। आप सब इस जगह पर ये कोर्स कर रहे हैं, ये आपका फिर्म डिटर्मिनेशन ही दिखाता है कि हमें 1 घंटे बैठ के, मैं अकेले पढ़ूंगा, इससे अच्छा है मैम के साथ पढ़ूंगा, कुछ चीजें और समझ में आ जाएंगी। निस्वार्थ भावना, हाँ, सेल्फलेस इमोशंस, हाँ, कि हमें अगर किसी के लिए कुछ करना है तो उसके एवज में हम बहुत रिवॉर्ड ना मांगे कि अब हमने तो कर दिया है, अब हमको ये चाहिए, ऐसा नहीं। हमें इच्छा थी इसलिए हमने किया है किसी की हेल्प, वापिस हमें नहीं चाहिए। अनुभव से सीखने की क्षमता, कोई हमेशा से ऐसे ही बन के नहीं आता। जैसे जैसे हमें अनुभव होता जाएगा, जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे, हम और स्किल्ड होते जाएंगे। अगर मैं अपने पहले का लेक्चर सुनूं तो मुझे खुद लगता है कि ये अनुभव से आया है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जैसे जैसे आप आगे एक्सपीरियंस लेते जाते हैं, आप उसी क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में और अनुभव लेते जाते हैं। भूमिका निष्पादन, जो आपकी इमेज है उसको अच्छा रखना। अब ये तो बहुत ही क्लिष्ट हिंदी कहीं कहीं पर लिखी हुई है। चले, व्यक्तित्व पर बराबर बल, अपनी जो
पर्सनैलिटी है उसको हमेशा इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। कार्य दक्षता एवं व्यवहार निपुणता, जो भी कार्य आप करें वो स्किल्ड होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। व्यवहार निपुणता और जो आपका बिहेवियर है वो एक्सीलेंस होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। समायोजन की क्षमता, सबको लेकर चलने की क्षमता होती है ऐसे व्यक्ति में। कर्मठता, अपने कार्य को बहुत ही अच्छे से करने की क्षमता। वास्तविकता से यथेष्ट संपर्क, मतलब जो रियलिटी है उसी में जीना। कुछ लोग होते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ऐसे बैठे ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा कर लूंगा, धरातल पे वो एक काम नहीं कर रहे, मेहनत जीरो है, पर मैं ऐसा कर लूंगा, मैं इतना कमा लूंगा, तो वो ऐसा नहीं होता। वास्तविकता जो है उससे परिचय मेंटल हेल्थ के व्यक्ति का होता है। जो सही व्यक्ति है वो उसको पता है कि भाई इतना मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत में समय लगता है और तभी कोई उस मुकाम पर पहुंचता है। सामाजिक स्वास्थ्य क्या कहता है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के कारण सामाजिक दशाएं उस पर प्रभाव डालती हैं तथा सामाजिक दशाओं को यह स्वयं प्रभावित करता है। वह सामाजिक संबंधों के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, इसी के आधार पर अपनी जीविकोपार्जन भी करता है। अतः सामाजिक स्थिति का व्यक्ति के जीवन में विशेष महत्व है। सामाजिक स्वास्थ्य वह दशा है जो व्यक्ति की सामाजिक पर्यावरण से समायोजन की स्थिति तथा संबंधों को स्पष्ट करती है। सामाजिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। भूमिकाओं का सही निष्पादन, जो भूमिका आपको मिली है आप उसको सही तरीके से क्रियान्वित करें। भूमिका मतलब पत्नी की भूमिका है, बेटी की भूमिका है, अगर आप सोशली सामाजिक तौर पे कुछ कहीं जुड़े हुए हैं उसकी आपके प्रति क्या भूमिका है। दूसरों का मान सम्मान, आपके बड़े बाहर मिल रहे हैं, आप उनकी कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, आप उनको कैसे विश करते हैं। परिस्थितियों से उचित समायोजन, परिस्थितियां कैसी हैं और हमें किस तरह से बिहेव करना है। कभी कभी बाहर कूड़ा फेंक रहा है, नाले भर रहे हैं, तो उन सब से कैसे मैनेज करना है, कैसे बात करनी है एक दूसरे से, कैसे उस स्थिति से ऊपर उठना है। पारिवारिक समायोजन और सामुदायिक समायोजन। पारिवारिक समायोजन मतलब जितने भी लोग घर परिवार के रहते हैं, तीज त्योहार पे मिलते हैं, उनके साथ आपका हेल्थ कैसा है, और बाहर सोसाइटी लेवल पे किस तरीके का गेट टुगेदर है। लाइक कोई फेस्टिवल्स हैं या लोगों का आना जाना है, तो वो आप किस तरीके से सोशली इंटरेक्ट करके अपने आप को हेल्दी रखते हैं। उत्तरदायित्वों की पूर्ति, और जो भी आपको काम दिए गए हैं निर्णय लेने के लिए, उनको आप अच्छे से निर्वहन करें। नेतृत्व की भावना, लाइक पूरे सोशल सामाजिक तौर पे आप लीड करेंगे, जिसमें काबिलियत होती है तो वो किसी संस्था का उत्तरदायित्व संभालता है। प्रभावकारी जीवन, एक इफेक्टिव लाइफ जीना, तो सभी का अपना अपना रोल है, सभी की अपनी अपनी एफिशिएंसी है और उस एफिशिएंसी के चलते उसी तरीके का जीवन जीना। कल्याण की भावना मतलब सभी का भला हो। अगर कोई व्यक्ति तकलीफ में है तो सामाजिक तौर पे अगर हम सही व्यक्ति हैं हम तुरंत उसको ले जाएंगे, जितना अपना हर संभव कोशिश होगी, डॉक्टरी सलाह देंगे या अपनी सलाह देंगे या प्राकृतिक सलाह देंगे, उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। सद्भावना, प्रेम, सहानुभूति और त्याग आदि, ये सिंपल वर्ड्स हैं जो आप बच्चे को सिखाते हैं अपने, पर हम लोग कभी कभी खुद ही भूल जाते हैं। इतना प्रेशर में लाइफ में जीवन में है कि हम खुद ही भूल जाते हैं कि सबके लिए लव, अफेक्शन और एक्सेप्टेंस, ये सब कितनी चीजें होती हैं। इसी तरह आध्यात्मिक स्वास्थ्य को पढ़ते हैं। मानव शरीर में आत्मा निवास करती है, आत्मा ईश्वर का अंश है, श्रुति का वचन है, सर्व खलविदम ब्रह्म, अर्थात यह सत्य विशुद्ध ब्रह्मांड ब्रह्म ही है। अतः व्यक्ति जब तक ईश्वर का अंश अपने को मानता है तब तक वह ईश्वर अर्थात प्रकृति के बनाए नियमों का पालन करता है और तभी वह पूर्ण स्वस्थ रहता है। अतः आध्यात्मिक स्वास्थ्य वह अवस्था है जो व्यक्ति की ईश्वरीय सत्ता से संबंध स्पष्ट करते हुए जन कल्याण की ओर अग्रसित होने की स्थिति स्पष्ट करती है।
ठीक है। तो अगेन मैं फिर कहूंगी कि बहुत मूर्ति पूजा कोई व्यक्ति कर रहा है, बहुत आडंबर कर रहा है, उसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो स्पिरिचुअली ईश्वर से कनेक्ट है। ईश्वर से कनेक्ट होने का मतलब है समर्पण की भावना, उसकी सत्ता में विश्वास करना और हमेशा अपने आप को ऐसा मानना कि ऊपर वाला आपको डायरेक्शन दे रहा है और तभी आप चल रहे हैं। आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं क्या होती हैं? असीम सत्ता, प्रकृति या ईश्वर में विश्वास, कार्य ही पूजा है। मैं विश्वास अर्थात एकाग्र चित्त होकर अपने कार्यों का निर्वहन करता हूँ। ठीक है, तो जो कार्य हमें मिला है, अगर मैं पढ़ाने को ईश्वर रास्ते दिखा रहा है और मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं अपना काम ईमानदारी से करूँ। मैं ईमानदारी से जितना अच्छा आपको समझा सकती हूँ वो करूँ, ठीक, और ईश्वर की सत्ता में विश्वास करूं। सभी जीवों पर दया करना, तो सभी ऐसा नहीं है कि डॉग है तो उसको गंदी तरह बात करना। ऐसा होता है ना, छोटे छोटे लेवल पे घर में कोई भी आता है तो समझ में आ जाता है कि इसका मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ कैसा है। तो सभी जीव में एक ही सोल विराजमान है, उसको उसी तरीके से देखना। दूसरों के लिए जीने की लालसा अर्थात जनहित कल्याण की भावना। मान लीजिए अब हम जी के क्या करेंगे, या हमारा परिवार है, हम बस उसी के लिए जीते हैं। और भी लोग हैं परिवार से ऊपर जिनको हमें देखना चाहिए, और जब हम इस तरीके से सामाजिक तौर पे भी उसको परिवार के रूप में देखते हैं तो आप देखते हैं कि आपके बच्चे और आपका घर भी उससे बहुत कुछ सीखता है। ईश्वर से भय, तो अगर आप झूठ बोल रहे हैं या घर में हैं कहीं, तो इस ईश्वर से भय, डरना, मतलब डर इसलिए लगना चाहिए कि ईश्वर सब कुछ देख रहा है और ईश्वर जानता है। सत्य तथा अहिंसा में विश्वास। स्पिरिचुअल आध्यात्मिक स्वास्थ्य से मतलब है कि आप हमेशा सत्य बोलें और आप अहिंसा से दूर रहें। अस्तेय का पालन, मतलब जरूरत से ज्यादा चीजों को इकट्ठा ना करना। इंद्रियों पर नियंत्रण, जिस समय जो कार्य करना है डिसिप्लिन्ड लाइफ करके हम उस समय वो ही काम करेंगे। शरीर तथा मन की शुद्धता। संतोष, मतलब अपने आप में सेटिस्फेक्शन कि जो किया, जितना किया, अच्छा किया। ठीक है, तो आपने देखा आध्यात्मिक स्वास्थ्य अगर ऐसे लिख दिया जाए तो ईश्वर भक्ति करना, भजन करना, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, पूजा करना, मंत्र जपना, ये सब, पर ये सब नहीं है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी मीन्स डाउन टू अर्थ। आप कितना डिवोशन है आपके अंदर, कितना आप पीस, शांति है, धैर्य है, कितना लोगों के लिए प्यार है आपके मन में। दिस इज जो है स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी का कॉन्सेप्ट एकदम अलग है और उसी को इस तरह से समझ के तब लिखिएगा, नहीं तो एक वर्ड में जब स्पिरिचुअलिटी की बात आती है तो लोगों को आध्यात्मिकता से रिलेटेड पुजारी जी याद आते हैं। पुजारी जी से मतलब नहीं है, कभी कभी पुजारी जी बहुत ज्यादा नुकसानदायक काम कर जाते हैं, तो वो वैसा नहीं करना है, वो उनका प्रोफेशन है, उनको पता है उससे पैसे मिलते हैं, तो इसलिए वो काम कर रहे हैं। वो कितने स्पिरिचुअली कनेक्ट है इससे कोई लेना देना नहीं है। कितने कथावाचक हैं आप जानते हैं, स्पिरिचुअली कितने कनेक्ट है, नहीं, उनको एक अच्छा आता है कथा बोलना। अब कथा बोलने के साथ उनको पता है कि पब्लिक इस तरीके से उनको प्रेस करती है, पैसा देती है, पर वो कितने डाउन टू अर्थ है, कितने स्पिरिचुअली कनेक्ट है, नहीं कह सकते। तो जो चीज जो जैसी है जिसकी, उसको एक्सेप्ट करें। समझ आ रहा है सभी को? कुछ भी ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं। आ रहा है समझ में? जी मैम। ठीक है, थैंक यू। चले आहार पढ़ेंगे। यदि हम यह कहें कि स्वस्थ आधार आहार या भोजन है, हमारी स्वस्थ का आधार क्या है? भोजन, ये आप सभी जानते हैं। ऑल्दो नवरात्रि का उपवास है तो उपवास ही स्वास्थ्य का आधार है कह सकते हैं, बट अभी भोजन स्वास्थ्य का आधार है। हम किस प्रकार का भोजन कर रहे हैं ये निर्णय करता है कि हम कितने स्वस्थ हैं। किस प्रकार का भोजन? अगर हम जंक फूड खा रहे हैं, अगर हम पानी कम पी रहे हैं, अगर हम ऑयली फूड खा रहे हैं, या हम पका हुआ खाना स्वादी खा रहे हैं, तो हम किस तरीके से डिपेंड करता है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हमारा जीवन भोजन पर ही निर्भर है। जब तक उचित
आवश्यक तथा उपयोगी या प्राकृतिक भोजन करते रहते हैं तब तक स्वस्थ रहते हैं, लेकिन जब अज्ञानता व असावधानीवश शरीर को आवश्यकता अनुसार भोजन नहीं दे पाते तो हम रोगी हो जाते हैं। भोजन 9 तत्वों क्या क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, रफेज, जल, खनिज लवण, विटामिन का समावेश होता है। सभी को पता है प्रोटीन क्या है? एक मेजर एलिमेंट है बॉडी में जो हमारी शरीर बनाता है, बिल्डिंग बनाता है। प्रोटीन किससे मिलता है? प्रोटीन के सोर्सेस है हमारे दाल, मछली, अंडा, दूध, ठीक, मोटी तौर पे। कार्बोहाइड्रेट के सोर्स क्या है? रोटी और चावल, ठीक, अनाज। फैट के सोर्सेस क्या है? घी, मक्खन, तेल, इस तरीके का। और रफेज क्या है? खुज्जा, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ खाते हैं पर खुज्जा नहीं खाते। प्रोटीन को पका लिया, पीस दिया, प्रोटीन फिर भी मिला बॉडी में पर खुज्जा नहीं मिला। कार्बोहाइड्रेट को बहुत पका लिया, खा लिया, कार्बोहाइड्रेट मिल गया, शुगर तो बॉडी में गई पर खुज्जा नहीं गया। और अगर खुज्जा नहीं गया, फाइबर नहीं गया, तो हमारी आंतों की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होती है, हमारा खाना आगे नहीं बढ़ता। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन, सब खा लिया पर पानी जितना शरीर को चाहिए 2 से 3 लीटर वो नहीं गया, और जो सब्जी खाई वो सुखा करके खाई तो जल नहीं गया। खनिज लवण, मिनरल्स और विटामिन किससे मिलते हैं? सब्जी और फलों से। अगर सब्जियों को बहुत भून के खाया तो मिनरल्स विटामिन खत्म हो गए और वो हमारे शरीर को नहीं मिले। तो खनिज लवण नमक में भी होता है, सब्जियों में जो नमक है उनमें है, सलाद है, कच्ची सब्जियां, कच्चे फल में विटामिन और खनिज लवण होते हैं। हो गया, जो कुछ भी हम खाते हैं सब आ गया, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सब चीजें आ गई। जब इनमें से एक या कई तत्वों का अपने में अभाव या कमी होने लगती है तो शरीर रोगावस्था की ओर बढ़ता है। हमारे शरीर के लिए प्रोटीन ईंधन की तरह जलकर ताप और शक्ति पैदा करता है तथा कोशों के नव निर्माण में सहायक है। प्रोटीन युक्त खाद्य वस्तुओं के 2 स्रोत हैं, जंतु तथा वनस्पति। अब प्रोटीन 2 तरीके से मिलता है, एनिमल प्रोटीन और प्लांट बेस्ड प्रोटीन। ये आपको पता है आजकल बहुत ये कॉन्सेप्ट आगे आ रहा है। जांतविक प्रोटीन मांस, अब प्रोटीन मछली, अंडा, पनीर, दूध से भी मिलता है, लेकिन ये क्या हो गया? एनिमल प्रोटीन हो गया, क्योंकि जानवर से ही हमको ये प्रोटीन मिला। वनस्पति प्रोटीन क्या है? सेम, राजमा, सोयाबीन तथा दालों से प्राप्त होता है। प्रोटीन की कमी से शरीर दुबला होता जाता है, शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है, बुद्धि रुक जाती है, शरीर में यदि घाव है तो देर में भरता है। प्रोटीन की अधिकता से यकृत और गुर्दे कमजोर हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए 45 से 65 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता प्रतिदिन होती है, आइदर पर ग्राम ऑफ बॉडी वेट। अगर आपका वजन 50 किलो है तो 50 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए, 70 किलो है तो 70 ग्राम चाहिए। लेकिन उसी जगह पर नेचुरोपैथी मानते हैं कि इतना प्रोटीन शरीर में एसिमिलेट नहीं होता। जब आपकी उम्र ग्रोइंग है, मतलब लाइक आप 20-25 साल तक है, तो आपको बराबर इसी बात का प्रोटीन चाहिए, 1 kg ऑफ पर बॉडी वेट। और जब आप इससे ऊपर बढ़ते हैं 30 के ऊपर, 40 से ऊपर, तो आपको रियर एंड टीयर के लिए प्रोटीन चाहिए, तब इसकी रिक्वायरमेंट लगभग आधी है। कार्बोहाइड्रेट शरीर का ताप एवं शक्ति देता है तथा शरीर में चर्बी का निर्माण करता है। तो आपको प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट। प्रोटीन से शरीर का निर्माण होता है और कार्बोहाइड्रेट से टेम्परेचर मैनेजमेंट होता है और आपको स्ट्रेंथ, पावर मिलती है, काम करने की शक्ति मिलती है तथा शरीर में चर्बी का निर्माण करता है। यह शरीर में गर्मी पैदा करता है जिससे कार्य करने की शक्ति आती है। चीनी, गुड़, दूध, मधु, मिश्री आदि मीठी चीजें शर्करा प्रधान कार्बोहाइड्रेट होती हैं। ठीक, बाकी सब में क्या है? कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होगा, फिर शर्करा में आपको शर्करा देगा, और कुछ सीधे सीधे शर्करा है आपकी, तो कार्बोहाइड्रेट शर्करा में कन्वर्ट होता है। इस पदार्थों को अधिक खाने से जल्दी मोटे होते हैं। गेहूं, बाजरा, जौ, ज्वार तथा चावलों से भी कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। आलू, चुकंदर, शकरकंद, नारियल, केला, संतरा, अंगूर, अमरूद आदि, आम, खजूर, खरबूजा, छुहारा, मुनक्का, किशमिश तथा दूध से भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है।
कार्बोहाइड्रेट के अधिक होने से रक्त में भार कम हो जाता है, जिससे शरीर में अनेक रोग पैदा होते हैं। एक साधारण आदमी के लिए प्रतिदिन 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट वाले खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, लेकिन हम सब बहुत ज्यादा खाते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, पूरा हिंदुस्तान ज्यादा खाता है। वसा वाले पदार्थ से भी शरीर की ऊर्जा तथा ताप प्राप्त होता है। भोजन में वसा तथा कार्बोज दोनों के पदार्थ रहने से शरीर में अधिक ऊर्जा तथा ताप प्राप्त होता है। जब शरीर को श्रम करना पड़ता है तो कार्बोनिक एसिड गैस बनती है, जो वसा वाले पदार्थों को अधिक शक्ति उत्पन्न करने में सहायक होती है। वसा की कमी से शरीर निर्बल, क्षीण तथा बेडौल हो जाता है। इसकी अधिकता से शरीर मोटा, भद्दा और बेडौल हो जाता है। बहुत फैट खाएंगे तो क्या होगा? बहुत मोटे हो जाएंगे, और अगर कम खाएंगे तो वीक हो जाएंगे। इसीलिए जब फास्टिंग के दौरान, जैसे अभी नवरात्रि फास्टिंग में हम फल पे, रस पे और जब नींबू पानी शहद पे आते हैं या पानी पे आते हैं, जल उपवास करते हैं, तो बहुत लंबा नहीं करते, क्योंकि उससे शरीर क्षीण होने लग जाता है। कुछ समय का उपवास अलग तरीके से आपकी बॉडी को रिजुनोवेट करता है। एक व्यक्ति को 40 से 60 ग्राम वसा प्रतिदिन चाहिए, तो अंडरलाइन कीजिए 45 से 65 ग्राम प्रोटीन चाहिए, 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए, 40 से 60 ग्राम फैट चाहिए। ठीक है, तो ये मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए। रफेज शाक सब्जी तथा अन्य छिलकों में होता है, जैसा मैंने अभी बताया। शरीर से मल निकलने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये भी मैंने अभी बताया। चोकर की रोटी खाने से कोष्ठबद्धता समाप्त होती है। अदरवाइज मैदा खाएंगे, गेहूं को छान के खाएंगे, आटे को, तो क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन रहने लगेगा। और उसके लिए आपको अलग से क्या लेना पड़ेगा? खुज्जा खरीदना पड़ेगा, जिसको कहते हैं इसबगोल की भूसी खानी पड़ती है ना कॉन्स्टिपेशन के टाइम पे। वो तभी खानी पड़ती है क्योंकि हमने अपने आटे को बहुत महीन पिसवाया है और या हमने मैदा यूज किया है। प्रत्येक व्यक्ति को हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जी अवश्य खानी चाहिए, इससे पेट साफ रहता है। शरीर में 90% जल होता है। भोजन की पचने तथा अभिशोषित करने में जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जल द्वारा ही शरीर से दूषित पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। जल की कमी से नाना प्रकार के रोग हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को 5-6 लीटर जल अवश्य पीना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो 2 से 3 लीटर, गर्मियों में 3 लीटर, जाड़ों में 2 लीटर पानी पर्याप्त है। अभी ये भी रिसर्च प्रूवन है। तो 6 लीटर पानी बहुत ज्यादा है। 6 लीटर पानी कोई नहीं पी पाता, है ना। खुद काउंट कीजिएगा, कल बहुत मेहनत करके भी आप 2 लीटर पानी तक पहुंच पाते हैं। बहुत अवेयर होते हैं तो 3 लीटर तक, ठीक है। 1 सेकेंड। विटामिन बी टमाटर, पत्तेदार सब्जी, अनाज, दाल, दूध, मूंगफली आदि में पाया जाता है। इसकी कमी से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। विटामिन सी, अब विटामिन बी किस में पाया जाता है? ये लिखा है। फिर विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, सब्जियों में पाया जाता है। आंवला एक विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है। इसकी कमी से स्कर्वी हो जाता है, मसूड़े कमजोर हो जाते हैं, उनमें से खून निकलने लगता है। विटामिन डी किस में पाया जाता है? मछली के तेल में, सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। दूध, दही, लस्सी, पनीर में कैल्शियम होता है। अनाजों तथा सब्जियों में फास्फोरस होता है। विटामिन डी की कमी से अस्थियां मुलायम हो जाती है तथा सूखा रोग हो जाता है। शरीर को खनिज, अब देखिए विटामिन डी मछली के तेल और सूर्य के प्रकाश में, ना तो सूर्य का प्रकाश ले रहे ना मछली खा रहे, वेजिटेरियन हो गए, तो विटामिन डी डिफिशियंसी हर किसी को आ रही है, ठीक है। तो कहना आसान है, वेजिटेरियन बन जाइए।
बहुत मुश्किल है। प्योर वेजिटेरियन मिलना और बनना, कहना बहुत आसान है। प्योर वेजिटेरियन अगर हो गए, विटामिन डी डिफिशियंसी आ गई, तो आपको जो दवाएं खिलाई जाती हैं वो मछली के तेल के कैप्सूल से बनती हैं, ब्रांडिंग कुछ भी हो, क्योंकि और किसी में है ही नहीं, टेस्टेड है, ट्राइड एंड टेस्टेड। ठीक, तो कहीं पे भी झंडा गाड़ने से पहले 10 बार सोचिए, क्या आप सच में वेजिटेरियन है? नहीं हो सकता, जीना मुश्किल हो जाएगा। हमारा इकोसिस्टम इसी तरीके से बना हुआ है। ठीक है, तो हमें किसी को हार्म नहीं करना चाहिए, पर अपनी जान भी तो बचानी है। दोनों बातें, पलटा किधर भारी है, कब क्या करना है, ये सोच आपकी है। शरीर को खनिज लवण भी आवश्यक है। एक हमारी कंसल्टेशन थी ऑनलाइन, पंजाब की एक लेडी थी, विटामिन डी लेवल 4 था। शिखा मैम और कोई बात बताइए, और कोई सप्लीमेंट बताइए बिना ये खाए हुए, जो कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल हैं, मछली के तेल के कैप्सूल हैं। हमने कहा बहुत कम है, सिर्फ सूर्य की रोशनी पर्याप्त नहीं है, वो भी उस तरीके की होनी चाहिए कि आप पूरे कपड़े उतार के ले पाए, वो जायज मतलब संभव नहीं है आज की डेट में। 1 महीना हो गया, 1 पॉइंट बढ़ा सिर्फ, फाइनली उन्हें खानी पड़ी सिर्फ 1 पॉइंट, और सीवियर पेन था बॉडी में। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप नहीं कर पाते, तो चीजें उसी हिसाब से करिए। शरीर को खनिज लवण भी आवश्यक हैं। हमारे शरीर के लिए आवश्यक लवण खाद्य पदार्थों से मिलते हैं। ये खनिज लवण बिना पकाए भोजन जैसे कच्ची साग सब्जियों, फलों आदि में पाया जाता है। हमारे शरीर में त्वचा, रक्त तथा अस्थियां सभी लवण से भरी रहती हैं। रक्त में ही सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड तथा फास्फोरस 4 प्रकार के लवण पाए जाते हैं। शरीर के कोशों का निर्माण इन्हीं लवणों द्वारा होता है, अतः इनका उपयोग होना आवश्यक है। तो जो मिनरल्स और विटामिन है, सॉल्ट है, ये आपके 4 प्रकार के हैं। सोडियम, नेचुरल सोडियम का सोर्स क्या है बताइए? नेचुरल सोडियम का सोर्स बताइए। नमक ऐसा खनिज लवण है जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता। हाँ बताएं। नेचुरल सोर्स बताइए सोडियम का। नमक के अलावा मैम फलों में होता है, जैसे गाजर है वगैरह, जैसे पालक है। और खट्टे फलों में होता है। अभी नवरात्रि के दिनों में जो लोग को लो बीपी होने लगेगा, तो मैं नींबू पानी पीने की सलाह देती हूँ। 2 से 3 नींबू पर डे, नमक की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो जिनमें विटामिन सी नहीं, नारियल पानी में भी होता है, बहुत कम, सोडियम नहीं होता। नहीं, थोड़ा बहुत कम होता है। लाइक अगर लेमन आप लेंगे ना, तो अच्छी मात्रा में सोडियम है। ठीक है, हरी सब्जियों में अच्छी मात्रा में सोडियम है, तो वो एकदम से आपको पूरा बराबर कर देंगे, पता ही नहीं चलेगा कि आपको लो बीपी हो रहा है। ठीक है, तो नेचुरल अमाउंट में सोडियम लेना चाहिए, नेचुरल प्रोसेस होना चाहिए सोडियम लेने का। पोटेशियम किसमें है बताइए, कोई एक सोर्स? आलू, केले में है पोटेशियम। केले में सबसे अच्छा पोटेशियम है। हाँ, तो 1 केला पर डे वुमेन्स को खाना जरूरी है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाती है। ठीक, तो केले से ना घबराएं, रोटी से घबराएं। तो 1 रोटी कम करके 1 केला खाना पड़े तो जरूर खाइए, उससे वजन नहीं बढ़ेगा। और बहुत सारा ये सॉल्ट मिलेगा जो खाने में नहीं मिलेगा। क्लोराइड और फास्फोरस है। फास्फोरस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बोन हेल्थ के लिए। फास्फोरस भी आपकी बहुत सारी हरी सब्जियों में मिलेगा, आपके नट्स में मिलेगा। ठीक है, तो क्लोराइड और फास्फोरस आपका जितना भी आपके मूंगफली है और सीड्स हैं और बादाम है, काजू है, इन सब में मिलेगा। शरीर की कोशिकाओं का निर्माण इन्हीं लवणों से होता है, अतः इनका उपयोग होना आवश्यक है। सही आदतें पढ़ के 30 पेज नंबर पे वाइंड अप करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास के लिए अगले क्लास से शुरू करेंगे। पहला, स्वच्छ वायु तथा सूर्य रश्मि का सेवन। ठीक, फ्रेश एयर में रहना चाहिए, और जब सूरज निकला हो तो आपको सुबह या शाम बाहर रहना बहुत जरूरी है।
घर पूरे कॉम्पैक्ट हो गए हैं, वेंटिलेशन है ही नहीं, अंदर हवा आती नहीं और हम बाहर जाते नहीं। ठीक है, तो ये सही आदतें हैं जो आपके बॉडी में ऑप्टिमम लेवल हर चीज का मेंटेन रखती हैं। अदरवाइज जब भी आप टेस्ट कराते हैं तो चीजों की कमी अचानक से आ जाती है। गहरी श्वास, तो गहरी लंबी श्वास एक बार एक प्रैक्टिस वर्क कर लें। गहरी लंबी श्वास कैसे करते हैं? सीधे बैठ जाइए, दाहिना हाथ अपना नाभि पे रखिए, नाक में श्वास भरेंगे, छाती को भरेंगे श्वास से और अब पेट को फुलाएंगे बाहर की तरफ। छाती पूरी भरी है तब पेट नाभि बाहर जाएगी। अब पहले पेट को पिचकाएंगे और अब पूरी श्वास को बाहर निकालेंगे। ये हुई एक गहरी लंबी श्वास। एक बार और करिए, नाक में श्वास भरा, छाती फुलाई, कंधे पीछे गए और अब पेट को फुलाया, नाभि को थोड़ा रोकिए, देखिए, और अब पेट को पहले पूरा बाहर पिचका लिया, अंदर पीठ से लगाने की कोशिश और पूरी श्वास बाहर। तो जब कब ऐसी श्वास लेनी चाहिए, ठीक जैसे बच्चा श्वास लेता है, डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग, गहरी लंबी श्वास जिसमें पेट श्वास लेता है ऐसा लगे। पेट श्वास नहीं लेता है, पता है ना, क्योंकि आपका लंग्स एक्सपेंड होंगे, रिब केज इधर गया, डायफ्राम नीचे गया तो पेट बाहर आया, नेवल बाहर की तरफ महसूस हुआ तो नाभि बाहर की तरफ आई। तो जब बच्चा सोता है तो वो गहरी श्वास लेता है, पूरे फेफड़ों में श्वास जाती है, तो पेट को ऐसे देख सकते हैं। और अभी अगर हम आपसे पूछते या आप ध्यान ना देते तो आप कहते जब हम श्वास लेते हैं तो पेट अंदर जाता है, जब हम श्वास लेते हैं तो पेट बाहर जाएगा। और जब आप इसको सीख लेंगे ना, कॉन्शियसली करेंगे, तो आप देखेंगे आपकी श्वास ज्यादा गहरी जाने लग गई। निरंतर व्यायाम, डेली व्यायाम बहुत जरूरी है। ठीक, हर किसी को अपनी तथा अनुसार व्यायाम जरूर से करना चाहिए। पीटी करिए, सूर्य नमस्कार करिए, कुछ स्ट्रेचिंग कीजिए, कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे का अभ्यास आपको करना ही है। आराम, विश्राम तथा मनोरंजन, अब अच्छी आदत में आराम भी शामिल है। आप काम ही किए जा रहे 3 घंटे की नींद, 4 घंटे की नींद, तो बीमार पड़ जाएंगे। विश्राम, रेस्ट बहुत जरूरी है। अगर आप अप्रोप्रिएट रेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आप बीमार पड़ जाएंगे। मनोरंजन भी उतना ही जरूरी है। तो इंटरटेनमेंट, बच्चों के साथ खेलना, बाहर अपनी कोई महिलाओं से, मतलब फ्रेंड्स, फीमेल फ्रेंड्स के साथ कुछ गेम्स बनाए, खेले, कभी कभार मिलना जुलना हो गया। ऐसे ही मनोरंजन, अलग अलग तरह का मनोरंजन, जिनको जो हॉबी हो। पर्याप्त निद्रा, तो 6 घंटे से 8 घंटे की पर्याप्त नींद व्यक्ति को आवश्यक है, चाहे वो दोपहर में 1 घंटा लेकर के पूरा करे या रात में ही प्रॉपर 7 घंटे की नींद ले। उचित तथा नियंत्रित भोजन, समय समय पर जो आपने टाइम डिसाइड किया है उसी टाइमिंग्स में आपका भोजन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन 8 बजे कर रहे हैं, दूसरे दिन 12 बजे कर रहे हैं, तीसरे दिन 4 बजे कर रहे हैं, चौथे दिन किया ही नहीं, कि मिला नहीं या फिर हमने बनाया नहीं। तो ऐसा ना करें। इसी शब्दों के साथ आप जो भी कुछ कम कर रहे हो अच्छी आदतों में, उसको शामिल कर लें और अपना स्वास्थ्य उत्तम करें। आप सभी को नवरात्रि की प्रथम दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते।